नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि संसद की चलने वाली प्रक्रिया कैसे काम करती है? या अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष के द्वारा घेरने का प्रयास किया गया है। क्या आपको पता है कि क्या ऐसा किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है? तो आज के हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। आज का हमारा वीडियो पार्लियामेंट्री प्रोसीज्योर से संबंधित है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से जुड़ेगा, जो कि मोशंस पे भी पूरा बात इसमें मैं करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आईएएस, पीसीएस, इससे रिलेटेड जो बच्चे हैं उनकी तैयारी में भी काम आएगा और साथ ही साथ जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस से, लॉ से तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये काम आएगा। और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में 3 प्रश्न जो पुराने वाले पैटर्न है उसी पे मैं आपको करवाऊंगा। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं आकर के हमारे चैनल से। और यदि आप पॉलिटी से रिलेटेड और अन्य भी कंटेंट वहां से आप क्वेश्चन वगैरह भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, न तो किसी बैच का कोई चार्ज लिया जाएगा, न तो जो आपको पीडीएफ वगैरह मिल रहा है उसके कोई चार्जेस लगेंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथियों, मैं आपको, जो बच्चे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी पॉलिटिकल साइंस के तो मैं ही तैयारी करवाऊंगा, बाकी भी सब्जेक्ट की तैयारियां करवाई जाएंगी। और ये सारे के सारे प्रिपरेशन साथियों आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। इट डज नॉट चार्ज अ पेनी फॉर यू। बस मेरा प्रयास यही होगा आपका सफलता का मंच मिले। तो आइए साथियों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज है कि संसद के संबंध में संविधान में कहां से प्रावधान किए गए हैं। तो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बायस है संसद का, यह है साथियों आर्टिकल 79 से 122 के बीच में। संसद से संबंधित पूरे प्रावधान पार्ट 5 में दिए गए हैं, और जिसमें पूरा कंपोजिशन है संसद का, क्या ड्यूरेशन होगा संसद का, ऑफिसर्स कौन होंगे संसद के, प्रक्रियाएं क्या होंगी, और प्रिविलेज वगैरह कौन कौन सी चीजें हैं, ये सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। पहली चीज है इसमें समन और प्रोरोग करना। समन का मतलब होता है साथियों शुरुआत करना, प्रोरोग का मतलब है समाप्त करना। तो यहां ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो क्या करेंगे, संसद के सदनों को समन करते हैं, बुलाते हैं। और यहां ध्यान रखिएगा कि दो सदनों के बीच किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक का समय नहीं लगेगा। ये कौन सा संविधान का आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 85 कहता है। और वहीं पे प्रोरोगेशन जो है ये है कि किसी सेशन, संसद के सत्र को प्रोरोगेशन के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मॉनसून सत्र समाप्त हुआ है, तो प्रोरोग करने का मतलब है संसद के उस सत्र की समाप्ति। और डिसॉल्यूशन का मतलब होता है कि सदन की समाप्ति। और आप ये जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, इसीलिए राज्यसभा समाप्त नहीं होगा। समाप्त कौन सा सदन होता है? लोकसभा। तो डिसॉल्यूशन किसका होगा? लोकसभा का। अब साथियों, जब संसद का सत्र शुरू होगा तो यहां ध्यान रखिएगा कि संसद के सत्र की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? क्वेश्चन आवर से होती है, प्रश्नकाल से होती है। और प्रश्नकाल सामान्यतः 11 बजे दिन से लेके 12 बजे दिन तक का काल होता है। और 12 बजे दिन के बाद का जो समय है, हालांकि ऐसा ये नहीं है कि संसद इसमें कुछ अलग तरीके से काम करेगा। 12 बजे दिन के बाद का, चूंकि 12:00 आवर्स है, तो इसी 00 के आधार पे मीडिया ने इसको नाम दिया जीरो आवर, शून्य काल। इसमें भी प्रक्रियाएं इसी तरीके से चलती हैं। अगला है साथियों पार्लियामेंट्री डिवाइस।
संसद के लिए डिवाइस कौन कौन से हैं? तो ये किससे होंगे? प्रश्न से होते हैं। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि संसद किस पे काम करता है? डिबेट्स पे काम करता है। यदि संसद में डिबेट ना हो, वाद विवाद ना हो, तो संसद का क्या मतलब है? तो डिबेट्स जो होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, डिवाइस पार्लियामेंट का कौन सा होगा? क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसा होता है साथियों? पहला है स्टार्ड। स्टार्ड क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसे प्रश्न जिनके जवाब ओरल दिए जाएंगे, मौखिक रूप से दिए जाएंगे। जो आप देखते हैं संसद में डिबेट्स होते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर दिया जाता है, ये सारे के सारे साथियों स्टार्ड क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, स्टार जब भी आएगा तो वो मौखिक होगा। अनस्टार्ड प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, इनके लिखित उत्तर की जरूरत होती है। मतलब इनके जवाब जो मंत्री देगा, लिख करके जवाब देगा। एकदम रिकॉल करते चलिएगा, बैठाते चलिएगा। स्टार्ड क्वेश्चन का मतलब होगा मौखिक, अनस्टार्ड का मतलब होगा लिखित जवाब। शॉर्ट नोटिस, अल्प सूचना के प्रश्न ये पूछे जाएंगे। मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, कुछ अचानक से चीज शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे संसद में उस पर प्रश्न पूछने के लिए विपक्ष के द्वारा या जो कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछना चाहेगा वो क्या लेकर के आएगा? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। हाफ एन आवर डिस्कशन, ये क्या होगा? यदि कोई ऐसा मुद्दा जो कि सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और उस पे ओरल या रिटन आंसर दोनों में से कुछ भी यदि जवाब मांगा जाएगा तो इसके लिए हाफ एन आवर डिस्कशन, आधे घंटे की चर्चा होगी। और सामान्यतया इसके लिए एक सप्ताह में 3 दिन निर्धारित किया जाता है। और निर्धारण कौन करते हैं? चेयरमैन और स्पीकर। स्पीकर लोकसभा के लिए, चेयरमैन राज्यसभा के लिए। अब है साथियों मोशन। मोशन को हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव। ये क्या है इसको समझिए। मान लीजिए कि किसी परिवार में 5 आदमी हैं, तो जरूरी नहीं कि सभी का एक मत किसी एक मुद्दे पर हो सकता है जो घर का मुखिया है वो प्रस्ताव दे कि आज कहीं घूमने जाना है, तो वो इस बात को जब परिवार के लोगों के सामने लेकर के आएगा तो वो होगा प्रस्ताव। अब जब कुछ उसके पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे, तो यदि मान के चलिए कि मेजोरिटी 5 जने हैं तो 3 जने यदि उसके पक्ष में आते हैं और चूंकि 5 में से 3 जना एक तरफ हो जाएंगे, 2 एक तरफ हो जाएंगे, तो मेजोरिटी एक तरफ है, जाने के पक्ष में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो उस प्रस्ताव को पारित करवाया जाएगा उसको कहते हैं संकल्प। ये दोनों ही हो सकता है, बहुमत भी हो सकता है और बहुमत भी हो सकता है। तो प्रस्ताव का अर्थ होगा लोकतंत्र में, संसदीय परंपरा में जो कोई भी काम किया जाता है इस काम को प्रस्ताव और संकल्प के द्वारा किया जाता है। अब हम प्रस्तावों को देखते हैं। कई सारे प्रस्ताव हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं। आईएएस यूपीएससी के प्रश्न भी यहाँ से बन रखे हैं, स्टेट पीसीएस में भी प्रश्न बना है और आजकल तो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में प्रस्ताव आने लगा है, यहाँ से पूछा जाता है। कौन कौन से प्रस्ताव हैं, इनको हम डील करते हैं, साथ ही साथ याद करने का भी काम करेंगे। पहला है साथियों सब्सटेंसिव मोशन। ये नाम ही बता रहा है कि ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट प्रपोजल होगा, किसी विषय पर स्वतंत्र प्रस्ताव होगा, उसको हम क्या कहेंगे? सब्सटेंसिव मोशन। ये ध्यान रखिएगा कि काफी महत्वपूर्ण मामलों पर इसको लाया जाता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट नाम ही बता रहा है कि ए का सब्स्टिट्यूट बी होगा, मतलब ए को रिप्लेस भी करेगा। तो यहां ध्यान रखिएगा कि सब्स्टिट्यूट मोशन किसी पुराने चल रहे मोशन के सब्स्टिट्यूट में लेकर के आया जाएगा, उसके विकल्प के रूप में लाया जाएगा। और यदि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो जो पुराना मोशन है उसको वह सस्पेंड हो जाएगा पूरी तरीके से। तीसरा है साथियों सब्सिडियरी मोशन। सब्सिडरी पढ़ा होगा आपने, मुख्य के साथ कुछ और,
मतलब जो पुराना संकल्प है उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ नई चीजें लेकर के आनी है, तो उसके लिए जो मोशन लाया जाएगा उसको हम क्या करेंगे, सब्सिडियरी मोशन। इसको ओरिजिनल मोशन के साथ लाया जाता है और इसको हम कई भागों में क्लासिफाई करते हैं, एंसिलियरी, सुपरसीडिंग, अमेंडमेंट्स, ये सब सारे सब्सिडियरी मोशन के टाइप्स हैं। अगला है साथियों क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन ध्यान रखिएगा कि ये किसी वाद विवाद को शॉर्ट करने का काम करता है, उसको कम कर देता है। जैसे सामान्य क्लोजर मोशन यदि लाया जाएगा तो क्या होगा, मैटर को वोट के लिए, किसी भी वस्तु को जिस पे डिबेट चल रहा था उसको सीधे वोटिंग के लिए ले जाया जाएगा। यदि क्लोजर मोशन किसी कंपार्टमेंट पे लाया जाएगा किसी विषय के, तो यहां ध्यान रखिएगा कि उस पर सामान्यतया यह माना जाएगा कि वोटिंग हो चुकी है। कंगारू क्लोजर जिसपे अब सिंपल डिबेट होगा और वोट होगा। गुलोटिन, ये अनडिस्कस्ड, जिस मैटर पे डिस्कस नहीं किया गया है उस पर लाया जा सकता है कि सीधे इसको वोट के लिए ले जाया जाए और बाकी डिस्कशन अपना होता रहेगा समय के साथ। एडजॉर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव, ये ध्यान रखिएगा कि ये मोशन सामान्यतया केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। और ये क्यों लाया जाता है कि किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मोशन पे, किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस की विषय वस्तु पे सदन का ध्यान, ड्रॉ अटेंशन लाया जा सके। ये ध्यान रखिएगा, अभी जैसे सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है तो विपक्ष के लोगों के द्वारा एडजॉर्नमेंट मोशन का प्रस्ताव लोकसभा में दिया गया था, जिसे बाद में स्वीकार किया गया, सदन में चर्चा हुई। ऐसा करने से पहले कम से कम 50 लोगों की सहमति और उस मोशन को लाने के लिए देना आवश्यक होता है, जिसके बाद साधारण कार्यवाही या लोकसभा की या राज्यसभा की, जहां भी इसको लाया जाए, सॉरी जहां मतलब नॉर्मली इसको लोकसभा में ही लाया जाएगा, तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करके अलग से उस विषय पर चर्चा होती है। अगला है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसे भी केवल और केवल हम कहां लाते हैं, लोकसभा में लेकर के आते हैं। क्यों लोकसभा में इसको लेकर के आया जाता है, क्योंकि सरकार को बहुमत कहां होती है, लोकसभा में। तो ये मोशन तब पास किया जाता है जब सरकार के खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्ष चाह रहा है कि उसे विश्वास नहीं रह गया है। यह लोकसभा के रूल 198 से लाया जाएगा, जिसका आधार होता है आर्टिकल 75(3). इसे भी साइन के लिए, मतलब इसे भी लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। और यदि ये पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी और ये पूरे के पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ लाया जाएगा, आएगा। सेंसर मोशन, ये निंदा प्रस्ताव हुआ। ये सामान्यतया सेंसर मोशन को हम निंदा प्रस्ताव कहते हैं, और ये सामान्यतया सरकार, उसके किसी मंत्री, उसके किसी कार्य, इस सब के खिलाफ कहीं भी किसी भी प्रकार से इसको लाया जा सकता है। कोई इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं है, किसी भी तरीके से इसको लाया जा सकता है। ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ भी आ सकता है, पूरी काउंसिल के खिलाफ आ सकती है। और यदि ये पारित हो जाता है तो सरकार को विश्वास प्रस्ताव पारित करवाना आवश्यक हो जाता है। अगला है वोट ऑन थैंक्स या मोशन ऑन थैंक्स। ये ध्यान रखिएगा, हर साल राष्ट्रपति के भाषण के पश्चात इसको पारित करवाना पड़ता है। राष्ट्रपति बजट सेशन में जो अपनी भाषण देते हैं, सरकार की नीतियों को रखते हैं और सरकार के बजट के उद्देश्यों आदि को बताते हैं, तो उसके बाद वोट ऑन थैंक्स लाया जाता है या मोशन ऑन थैंक्स लाया जाता है। आर्टिकल 87 इसका आधार है। और यहां ध्यान रखिएगा कि यदि ये पारित हो जाता है तो सदन में सरकार का बहुमत माना जाता है, अन्यथा माना जाता है कि सरकार पराजित हो चुकी है, सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। अगला है साथियों कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।
ये ध्यान रखिएगा कि ये भारत का खुद का इनोवेशन है। 1954 से इसको लागू किया गया और इसका मतलब होता है कि यदि कोई मंत्री सदन का ध्यान किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के विषय पर खींचना चाह रहा है तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वो ला सकता है। प्रिविलेज मोशन, यहां ध्यान रखिएगा कि मिनिस्टर और मेंबर के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को लेकर के सदन के अंदर लाया जाता है जिसमें उनको प्रिविलेज दिए गए हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यहां ध्यान रखिएगा कि प्रोसीडिंग्स जब नॉर्मल रूल्स के अंतर्गत नहीं काम करती है तो उसके सस्पेंशन के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर से लाया जाता है। और यहां ध्यान रखिएगा कि ये काफी चर्चा रहता है, रूल 377 ऑफ लोकसभा, ये स्पेशल मेंशन है। इसमें है कि ऐसे मैटर्स जिनको रेगुलर रूल्स के तहत कवर नहीं किया जा सकता है लोकसभा के, उन पे ध्यान का आकर्षण करना या उन पे चर्चा होती है लोकसभा के रूल 377 के द्वारा। राज्यसभा में भी इसका स्पेशल मेंशन किया गया है। और लोकसभा रूल 377 साथियों, आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा करके देखिएगा तो ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, कई बार प्रश्न इससे बन चुके हैं। अगला है साथियों कि बिल। क्यों बिल? क्योंकि यही बिल जब पारित हो जाएगा तो ये क्या बनता है, कानून बन जाता है। मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया सामान्यतया कहां से शुरू होती है, बिल से। अब यहां ध्यान रखिएगा साथियों कि जब हम बिल की बात करेंगे तो दो प्रकार का बिल होगा। एक तो सामान्य ऑर्डिनरी बिल है जो कि मंत्री के द्वारा लाया जाता है, जिसे सरकारी बिल भी कहा जाता है। और दूसरा यदि कोई विपक्ष का व्यक्ति लेके आता है तो उसको प्राइवेट बिल कहते हैं। तो पहला ऑर्डिनरी या नॉर्मल बिल है जो कि सरकार के मंत्रियों के द्वारा लाया जाएगा, इसको हम गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। ये सामान्यतया मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिस्कस किए जाते हैं। इनको लाने से पहले जिस भी सदन में लाया जा रहा है तो वहां का जो स्पीकर होगा उसको 7 दिन पहले चेयरमैन और स्पीकर को नोटिस देना आवश्यक होता है। दूसरा है, कोई विपक्ष का व्यक्ति यदि बिल लाता है तो इसको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। ऐसा करने से पहले सदन के मतलब हेड को 1 महीना पहले या मतलब स्पीकर को 1 महीना पहले नोटिस देना आवश्यक होता है। और यहां ध्यान रखिएगा कि ऐसा पारित नहीं होता है। हालांकि इसको डिस्कशन करने के लिए शुक्रवार के आफ्टरनून का समय निश्चित किया जाता है, लेकिन यह पारित वगैरह होता नहीं है। नॉर्मली इस तरीके की प्रक्रियाएं नहीं है, गवर्नमेंट बिल से ही पारित होते हैं। इसके बाद है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल ध्यान रखिएगा कि कोई किसी भी मैटर से जुड़ा हो सकता है जो कि फाइनेंशियल मैटर ना हो, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन से संबंधित अमेंडमेंट ना हो, तो उस तरीके का जो बिल होगा उसको हम ऑर्डिनरी बिल कहेंगे। और ऑर्डिनरी बिल साथियों किसी भी सदन में लाया जा सकता है और नॉर्मल प्राइवेट मेंबर भी इसको ला सकते हैं, मिनिस्टर भी ला सकते हैं और नॉर्मली किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में। इसके बाद है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। बिल को पारित कराने का जो तरीका होगा, तो ये सामान्यतया पहले हम सामान्य बिल के बारे में देखते हैं। तो जो ऑर्डिनरी बिल है साथियों, सबसे पहले इसको किसी भी सदन में, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो यहां ध्यान रखिएगा जिस सदन में लाया जाता है और पहली बार जब इसको पेश किया जाता है तो इसको फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल होगा, सदन में उस बिल को लाया जाएगा और उसके बाद सरकार के गजट में राजपत्र में उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके बाद साथियों सेकेंड रीडिंग होगा जो कि बिल के लिए सबसे इलेबोरेट स्टेज है, विस्तार होगा इसमें। यहां 2 स्टेजेस में बिल जाएगा। पहला है जनरल डिस्कशन का स्टेज जाएगा जिसमें
बिल को किसी कमिटी वगैरह में भेज दिया जाता है, जैसे अभी एफसीएनआर का बिल आया है, देखिए उसको स्टैंडिंग कमिटी में भेज दिया गया, ज्वाइंट कमिटी को भेजा जा सकता है, और पब्लिक ओपिनियन को जानने के लिए उसको गजट में निकाल करके वहां से राय मांगी जा सकती है। और दूसरा हो सकता है क्लॉज बाय क्लॉज उस पर डिस्कशन हो सकता है और बाकी चीजें उस पर की जा सकती हैं। इसके बाद होगा थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में ध्यान रखिएगा कि या तो उस बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा या तो रिजेक्ट होगा बिल, यही दो चीजें होंगी। इसके लिए क्या होगा, वोटिंग होती है। सिंपल ध्यान रखिएगा कि या तो एक्सेप्टेंस या तो वोटिंग, इतने लोग पक्ष में तो पारित हो जाएगा, इतने लोग पक्ष में नहीं तो बिल समाप्त हो जाएगा। जब बिल पारित हो जाएगा तो इसको अगले सदन के लिए भेज दिया जाएगा और अगले सदन में भी इसी तरीके की प्रक्रिया होगी, या तो वहां पर वोटिंग होगा या तो उसको पारित करवा दिया जाएगा, रिजेक्ट करवा दिया जाएगा, कुछ अमेंडमेंट्स होगा तो अमेंडमेंट्स के साथ पहले सदन को भेज दिया जाएगा, या तो कोई एक्शन नहीं ले, कुछ भी हो सकता है। और यदि कोई एक्शन नहीं लेगा तो 6 महीने तक बिल वैसे ही दूसरे सदन में पड़ा रहेगा। तो पता लगेगा कि जब 6 महीने ज्यादा हो गया तो इसका मतलब कि उस बिल पे डेडलॉक है। तो जब डेडलॉक हो जाएगा तो यहाँ ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन हो जाएगा, जो आर्टिकल 108 के अंतर्गत जिसके प्रोविजंस दिए गए हैं, और उसके द्वारा लोकसभा स्पीकर फिर उसको हेड करेंगे, फिर वहां फिर नॉर्मल प्रोसीजर से उसको पारित करवाया जाएगा। इसके बाद है साथियों दूसरा बिल, मनी बिल, धन से संबंधित। यहां ध्यान रखिएगा कि मनी बिल की परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है, और ये डेफिनेशन इसका कहता है कि ऐसा कोई विधेयक जो कि टैक्सेशन, कर लगाने से, सरकार के पैसे लेने से, केंद्र सरकार से पैसे के कस्टडी के लिए, पैसे के विड्रॉ के लिए, कहां से, कंसिडरेटेड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से संबंधित हो, तो या कोई इंसिडेंशियल फाइनेंशियल मैटर से संबंधित हो, तो वो विधेयक क्या होगा, धन विधेयक होगा। सिंपल इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि सरल भाषा में हम कहें, केंद्र सरकार कहीं से पैसा लेकर के आती है, उसके लिए विधेयक, कोई टैक्स लगाया जाता है उसके लिए विधेयक, अथवा नॉर्मली ध्यान रखिए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द स्टेट से कोई पैसा निकालना है, कोई पैसा डालना है, कुछ मॉड्यूलेशन करना है, इस सबसे संबंधित जो विधेयक होगा वो नॉर्मली धन विधेयक होगा। सिंपल भाषा में यदि हम समझें, इसको कहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो ओनली इन लोकसभा, ये केवल और केवल लोकसभा में ही आएगा साथियों, यहां ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा करने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की भी आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की भी आवश्यकता होती है। और यहां ध्यान रखिएगा कि किसी बिल को लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेंगे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसीलिए मनी बिल पे जो फाइनल अप्रूवल होगा ये किसका होगा, लोकसभा स्पीकर का होगा। अब यदि हम मनी बिल पे राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा को केवल 14 डेज के पावर इस पे होते हैं, 14 दिनों तक वो रोक सकता है। 14 दिनों के बाद यदि मतलब वो रोके चाहे कुछ भी करे, बिल अपने आप पारित हो जाता है, दोनों सदनों से पारित होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के ही कंसेंट से रखवाता है ये बिल, रखाया जाता है, तो राष्ट्रपति इसको रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं और नॉर्मली बिल पारित हो जाता है। नहीं, यदि कोई डेडलॉक है तो राज्यसभा यदि लोकसभा को लिख करके भेजती है तो लोकसभा फोर्स नहीं है कि राज्यसभा की बात माने ही माने। अगला है फाइनेंस बिल। यहां ध्यान रखिएगा कि फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 के अंतर्गत बताए गए हैं। फाइनेंस बिल का सरल भाषा में यदि हम अर्थ समझें तो आप देखते हैं कि जो बजट है हमारा वो फाइनेंस बिल भी होता है, क्योंकि बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ साथ करारोपण से संबंधित प्रावधान भी दिए जाते हैं। तो ये नॉर्मली दो टाइप का होगा, 117(1), 117(2). ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली इसमें आर्टिकल 110 के मैटर्स होते हैं जो जनरल लेजिस्लेशन के पार्ट होंगे, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन आवश्यक है।
लेकिन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रक्रिया से जाएगा, दोनों सदनों से। राज्यसभा इसको अमेंड कर सकती है और रिजेक्ट कर सकती है। दूसरा 117(2) के प्रावधान है, जो कि एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रावधान है, लेकिन 110 में जो मैटर्स दिए गए हैं उसके अलावे के प्रावधान है। ये किसी भी सदन में ओरिजिनेट करेगा, लोकसभा और राज्यसभा में, और इसको लाने के लिए साथियों राष्ट्रपति के किसी भी प्रायर परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके मतलब रिकमेंडेशन के लिए किसी तरीके की कोई बात नहीं होगी, और नॉर्मल साधारण प्रक्रिया से यह भी पारित होगा। इसके बाद है साथियों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 368 में दिया गया है, ये दो प्रकार का हो सकता है। यहां ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे प्रावधान जो कि नॉर्मल मतलब ये कह लीजिए कि मौलिक अधिकार, डीपीएसपी इनसे रिलेटेड है, और कुछ ऐसे प्रावधान जो कि भारत के फेडरल सिस्टम से रिलेटेड है। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि मूल ढांचा का सिद्धांत होगा, जो कि केशवानंद भारती के बाद में हमने पढ़ा था कि उसको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उसको तो अमेंड ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो संविधान संशोधन विधेयक है, ये नॉर्मली किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में। इसको लाने के लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा साथियों कि इसको दोनों सदनों से अलग अलग पारित करवाना आवश्यक है, स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक पे साथियों ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ पार्ट है ये। ज्वाइंट सीटिंग होता क्या है साथियों, तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सीटिंग बताया गया है। ज्वाइंट सीटिंग को समन प्रेसिडेंट करते हैं, और इसको हेड कौन करता है, चेयर कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। यहाँ साधारण विधेयक पे और वित्त विधेयकों पर यदि कोई डेडलॉक हो जाए तो नॉर्मली ज्वाइंट सीटिंग के प्रावधान लगेंगे, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक पे और संविधान संशोधन विधेयक पे इसके प्रावधान नहीं लगते। अब है साथियों पार्लियामेंट्री कमिटीज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली चीज है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस कौन सा है पार्लियामेंट्री कमिटीज का। ये आर्टिकल 105 के अंतर्गत दिए गए हैं, जो प्रिविलेजेस मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 118 के अंतर्गत रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उसके अंतर्गत इसकी बात की गई है, और जो पार्लियामेंट्री रूल्स हैं उससे भी ये रिलेट करता है। अब पहला पार्लियामेंट्री कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी किससे बनता है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के उससे शुरू किया गया था। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको बनाया जाता है 1921 में, 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से। पब्लिक अकाउंट कमेटी में साथियों 22 मेंबर्स होंगे, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इनका चुनाव किया जाता है, और ये नॉर्मली करते क्या है, एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस के अकाउंट्स पे ये डील करते हैं, साथ ही साथ सीएजी के रिपोर्ट पे ये प्रॉपर उसको एनालाइज करते हैं। मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता है, और इसका जो चेयरमैन है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। दूसरी कमेटी है एस्टीमेट कमेटी। ये ध्यान रखिएगा कि इसको 1950 में बनाया गया था जॉन मथाई कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। साथियों एस्टीमेट कमेटी में ध्यान रखिएगा कि 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं, और ये सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा के ही होंगे। ठीक है। तीसरी है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये ध्यान रखिएगा सीओपीयू, इसको 1964 में बनाया गया था। ये
कृष्णा मेनन कमिटी के रिकमेंडेशंस पे इसको बनाया गया था। अब ये करता क्या है, यहाँ साथियों ध्यान रखिएगा कि सीएजी की दो रिपोर्ट आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के डेटा को कलेक्ट करती है, और दूसरा है जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीएसयूज हैं, उनके डेटा को कलेक्ट करती है। तो वो रिपोर्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिपोर्ट को कलेक्ट करती है, वो कहा जाएगा, वो जाता है साथियों पब्लिक अकाउंट कमेटी में। लेकिन ऐसा रिपोर्ट सीएजी का जो कि नॉर्मली पब्लिक सेक्टर यूनिट के रिपोर्ट से डील करती है, वो जाता है कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को। ये ध्यान रखिएगा, 22 मेंबर इसके भी होंगे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और ये क्या करता है, एग्जामिन करता है रिपोर्ट के पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो सीएजी के रिपोर्ट्स हैं इस पे। अगली कमिटी है डिपार्टमेंटल रिलेटिंग स्टैंडिंग कमिटीज। ध्यान रखिएगा, हर डिपार्टमेंट के, सरकार के हर डिपार्टमेंट के अलग अलग स्टैंडिंग कमिटीज हैं। इनकी कुल संख्या 24 होती है साथियों। पहले तो ये कम थी लेकिन बाद में बढ़ा दिया गया, 24 है। इसमें सारे के सारे केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत ये काम करते हैं। ठीक है, 16 लोकसभा के अंदर में काम करता है, 8 राज्यसभा के अंदर में काम करता है। इसमें साथियों 31 मेंबर होंगे डिपार्टमेंट के जो स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होंगे। और इन सभी को नॉमिनेट किया जाता है सदन के स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा। इसका कार्यकाल साथियों 1 साल का होता है। इसका फंक्शन क्या है डिपार्टमेंट रिलेटिंग स्टैंडिंग कमिटीज का? डिमांड फॉर ग्रांट्स, बजट में जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा, किसी मंत्रालय द्वारा जो पैसे की मांग की जाती है जिसको हम डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं, उसको ये चेक करता है साथियों। बिल्स को एग्जामिन करता है, किसी चेयरमैन और स्पीकर के द्वारा यदि कोई बिल भेजा गया है तो उसको एग्जामिन करता है। साथ ही साथ एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है, सरकार के मंत्रालयों की और नेशनल पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट्स को ये प्रिपेयर करता है। इसके बाद है साथियों पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। सांसदों को जो प्रिविलेज दिए गए हैं, ये साथियों आर्टिकल 105 में दिया गया है। अब समझिए कि प्रिविलेज क्यों। मान लीजिए कि कोई संसद का सदस्य है और संसद में वाद विवाद के लिए जा रहा है और वो बोल ही नहीं पाएगा, तो फिर कैसे अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएगा? इसीलिए आवश्यक है कि एक सांसद को बोलने की आजादी होनी चाहिए, और वो जो बोलने की आजादी है उसी को प्रिविलेज कहा जाता है, जिसको आर्टिकल 105 प्रोटेक्ट करता है। ये राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटीज को देता है और एग्जम्पशंस को देता है दोनों सदनों के मंत्रियों के को, जिससे वो सदन के अंदर बोल सकेंगे। ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल को भी दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कुछ यदि हम फ्रीडम को इसको बांटते हैं तो 2 तरीके का ये प्रिविलेज होगा। एक है इंडिविजुअल प्रिविलेज, मंत्री हर मंत्री को दिया जाता है। दूसरा कलेक्टिव प्रिविलेज, जो सदन को या संसद को दिया जाता है। तो इंडिविजुअल प्रिविलेज की यदि हम बात करें तो किसी भी मंत्री को सिविल केस में पार्लियामेंट के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, संसद के सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा क्रिमिनल केसेस में इम्यूनिटी नहीं है, ये केवल और केवल सिविल केसेस में ही है साथियों, ये याद रखिएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट में नहीं है। दूसरा है कि सांसदों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है संसद में, और कोई भी सांसद लायबल नहीं है किसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के कि वो उसने संसद में ऐसा क्यों बोला और इस तरीके का भाषण क्यों दिया। साथ ही साथ एग्जम्पशन फ्रॉम ज्यूरी सर्विसेज भी उनको दिया जाता है कि उनको किसी केस में गवाह नहीं बनाया जा सकता है सांसदों को, न तो विटनेस बनाया जा सकता है जब तक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तब तक। अब जब हम कलेक्टिव प्रिविलेज की बात करेंगे साथियों, तो ये क्या है, पूरे के पूरे संसद को दिया गया है राइट टू पब्लिश रिपोर्ट, डिबेट, प्रोसीडिंग्स, प्रिवेंट अदर फ्रॉम पब्लिशिंग देम।
कि संसद को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने रिपोर्ट को, डिबेट को और प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करे, दूसरों को ऐसा करने से रोक सके। एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम सेक्रेट सिटिंग, जो सेक्रेट सिटिंग होता है, गुप्त मीटिंग होती है, इसमें किसी बाहरी को आने से रोक दे। मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस टू इट्स ओन प्रोसीज्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कानून बना, रूल्स और रेगुलेशंस बना सके। राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फ्रॉम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, और उस प्रिविलेज को तोड़ने के लिए अपने ही सांसदों को और बाहरियों को वो पनिश भी कर सकता है, यह भी अधिकार है। इमीडिएट नोटिस और अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन और रिलीज ऑफ इट्स मेंबर, संसद क्या कर सकती है, नोटिस दे सकती है, अरेस्ट के खिलाफ किसी को अरेस्ट करवा सकती है, डिटेंशन करवा सकती है, कन्विक्शन करवा सकती है, सब सारे पावर्स। आप देखते होंगे कि लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई रहता है, होती है, उस कार्रवाई में कोई मंत्री बोलते हैं, उनके कुछ पार्ट को रखा भी जा सकता है, कुछ पार्ट को हटाया भी जा सकता है, सब संसद तय करती है। अब कई बार ब्रीच और कंटेम्प्ट के बीच भी अंतर पूछा जाता है। तो ब्रीच क्या है, वायलेशन है किसी स्पेशल प्रिविलेज का, और कंटेम्प्ट किसी एक्ट के खिलाफ और किसी सदन के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी अथॉरिटी के खिलाफ लाया जा सकता है, विदाउट वायलेटिंग द प्रिविलेज, बिना किसी प्रिविलेज को ब्रीच किए भी ऐसा लाया जा सकता है। अब साथियों, संसद के इस प्रावधान से रिलेटेड प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा यूपीएससी सीएसई 2017 का। With reference to the Parliament of India, consider the following statement: a private member's bill is bill presented by the member of Parliament who is not elected but only nominated by the President of India. Or recently, a private member's bill have been passed by the Parliament of India for the first time in the history. Which of the statement is given is correct? तो नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। अभी मैंने बताया विपक्ष के द्वारा जो बिल लाया जाता है प्राइवेट मेंबर बिल है, और ऐसा अभी कुछ वो भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, नॉर ए नॉर बी। दूसरा प्रश्न साथियों 2014 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट हैज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राज्यसभा, जिनका राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पब्लिक अकाउंट कमिटी है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, एस्टीमेट कमिटी है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन अभी हमने देखा है, एस्टीमेट कमिटी तुरंत अभी हमने पढ़ा है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा 2018 का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्रता पार्टी। इन द लोकसभा लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। और तीसरा है इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैनॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट? तो यहां ध्यान रखिएगा कि पहला स्वतंत्रता पार्टी नहीं होगा, गलत है। दूसरा सही है कि 1969 में लोकसभा के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का पद सृजित किया जाता है, और यहां ध्यान रखिएगा कि राम सुभग सिंह इनको पहला लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा दिया जाता है। और तीसरा भी साथियों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिनके पास 75 सांसद होंगे उन्हीं को लोकसभा में अपोजिशन का दर्जा दिया जाएगा। यहां है कि नॉर्मली कुल टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस का 10% जिसको मिलता है, मतलब 55 के आसपास जिनको मिलेगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में जाने जाएंगे, नॉट 75 का प्रावधान ऐसा नहीं है। तो आंसर इज B2 ओनली। इस तरीके से साथियों आपने देखा कि हमने आज काफी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की। अब साथियों यहां से ये पूरी वीडियो आपके लिए फ्री है। इसके अभी जो भी आपने पीडीएफ्स पढ़े हैं, पीपीटी पढ़ी है, ये आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके ये पूरी पीडीएफ आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। न तो केवल आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो वो भी वहां से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ साथियों
जैसे अभी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए, या जो आईएएस मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, अभी तो चालू हो गया आज से, बस तो ऐसे का पेपर था, ऑप्शनल वगैरह का जो पेपर्स के लिए जो बच्चे देना चाह रहे हैं, या अगले साल के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रखा है, वो भी यहाँ जाकर के डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भी चाहें तो संविधान के फॉर्मेट पे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिल जाएगा। आप आकर के वो चीजें हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक से आप चेक कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज के लिए बस साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।